गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की फोर्थ सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी के पूर्व इतिहास में अत्याचार का सामना करने के लिए मानवता के समक्ष दो ही रास्ते दिखाई देते हैं। एक अत्याचारी के अत्याचारों को स्वीकार कर लेना या उसके सामने झुक जाना। दूसरा, अत्याचारी का युद्ध या हिंसा के माध्यम से विरोध करना। महात्मा गांधी जी ने अत्याचारी का विरोध करने का एक नया रास्ता दिया, जिसे उसने सत्याग्रह का नाम दिया। यह विरोध करने का अहिंसात्मक मार्ग था। गांधी जी के अनुसार सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह असत्य को सत्य से और हिंसा को अहिंसा से जीतने का एक नैतिक शास्त्र है। सत्याग्रह के तहत जन आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ने पर इसके कई रूप हो सकते थे, जैसे हड़ताल, प्रार्थना सभा, उपवास, धरना, असहयोग, नागरिक अवज्ञा, पदयात्राएं आदि सभी शामिल थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए जो उत्तरदायी परिस्थितियां थी वो इस प्रकार हैं। प्रथम है प्रथम विश्व युद्ध तथा उसका प्रभाव। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ और इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने युद्ध के उपरांत भारत को स्वायत्तता देने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश सरकार भारत के शासन में सुधार करेगी, और उनकी उम्मीद को मित्र राष्ट्रों की उस घोषणा ने भी बढ़ाया था, जिसमें उन्होंने युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। उन्होंने अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्रों से युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करते हुए कहा था कि युद्ध का उनका लक्ष्य संसार में प्रजातंत्र की रक्षा करना है। उसमें यह भी कहा गया कि युद्ध के बाद सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। इससे भारतीयों को भी आशाएं जगी थी और भारतीयों ने युद्ध के दौरान तन, मन और धन से अंग्रेजों की सहायता की थी। भारतीयों ने बड़ी संख्या में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए अंग्रेजों ने युद्ध के मोर्चे पर भेजा था। अंग्रेजों ने युद्ध के समय अकेले पंजाब से 3,55,000 नए सैनिक भर्ती किए और भारत की सेना बढ़कर 12,50,000 हो गई। कुल मिलाकर के अंग्रेजों ने युद्ध पर 12 करोड़ 78 लाख पाउंड धनराशि युद्ध पर खर्च की। अकेले रजवाड़ों ने 21 लाख पाउंड राशि युद्ध पर खर्च की और युद्ध का सारा जो भार था, कर्ज का भार था, वो 781 करोड़ हो गया था। भारत की हालत काफ़ी खराब हो गए थे और फिर अंग्रेज़ों की वादा खिलाफी थी, क्योंकि उन्होंने भारतीयों को किसी भी प्रकार के नागरिक अधिकार देने संबंधी कोई विचार नहीं किया था। इसके बाद युद्ध के उपरांत गांधी जी ने स्वयं कहा था कि मैं उस सरकार के प्रति आदर या स्नेह नहीं रख सकता जो अपने अमरत्व को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक गलती करती रहे। दूसरा इसका कारण था 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी अत्यधिक प्रभावित किया। एक घटना थी 1917 की रूसी क्रांति। ये ऐसी घटना थी जिसने 1917 में रूस के लोगों ने जार के विरुद्ध संघर्ष करके राजशाही को उखाड़ फेंका था और दुनिया का पहला समाजवादी राज्य स्थापित किया। भारतीयों को भी इस बात का एहसास हुआ कि जब जार जैसा शक्तिशाली शासन खत्म हो सकता है तो अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में मजदूरों और किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तीसरा पॉइंट था रॉलेट एक्ट। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार रॉलेट एक्ट असहयोग आंदोलन की जननी थी। वास्तव में असहयोग आंदोलन शुरू किए जाने का प्रमुख कारण, तत्कालिक कारण, सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट को पास किया जाना था।
युद्ध के उपरांत भारतीयों को अंग्रेज़ों से कुछ राजनीतिक अधिकार मिलने की आशा थी, लोकतंत्र की ओर बढ़ने की आशा थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा कुछ नहीं किया और भारत पर युद्ध के काल में अधिक कर्ज भी बढ़ चुका था। भारत के अनेक सैनिक युद्ध में मारे जा चुके थे। अब भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति जो विश्वास की भावना खत्म हो चुकी थी और अन्याय सहन करते करते भारतीयों में असंतोष भर गया था। इसी राजनीतिक असंतोष से निपटने के लिए सरकार पर्याप्त कानून बनाना चाहती थी और उन्होंने एक कानून बनाया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। ऐसा कानून था कि किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के बिना पर बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने और 2 बरस तक जेल में रखने का अधिकार प्राप्त करना था। उनका ये कानून था कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जा सकता था। भारतीयों को इससे गहरा धक्का लगा। भारतीयों ने रोलेट एक्ट का विरोध किया और कई स्थानों पर हिंसा भी हुई और इसी हिंसा की अंतिम परिणति जलियांवाला बाग कांड में हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में आतंक। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आह्वान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब में हुआ। इसका मुख्य कारण था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में पंजाब का शोषण, जहां अकेले युद्ध के दौरान 3,55,000 सैनिक भर्ती किए, लेकिन वहां पर लोग अत्यधिक तंग थे क्योंकि पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर ने दमनकारी नीति अपनाई थी। समाचारों पर प्रतिबंध लगाया था, अनेक लोगों को गिरफ्तार किया था और इससे पंजाब के लोग और अधिक परेशान हो गए थे। जब गांधी जी ने सत्याग्रह की बात कही तो लोगों ने इसमें भाग लिया। लाहौर, गुजरांवाला, अमृतसर, मुल्तान, कसूर आदि स्थानों पर सभाएं हुई। अमृतसर में 30 मार्च और 6 अप्रैल दोनों दिन हड़तालें हुई और सरकार ने दमन की नीति का सहारा लिया। 10 अप्रैल को विरोध की सभाएं हुई और इसमें 30,000 लोगों ने भाग लिया। अब 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में अमृतसर शहर में विरोध प्रकट करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया। जलियांवाला बाग चारों ओर से मकानों से घिरा हुआ था केवल आने और जाने का एक तंग रास्ता था। जिस समय सभा चल रही थी तो जनरल डायर ने एक सैनिक टुकड़ी के साथ वहां पहुंच गया और बिना चेतावनी दिए लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। 1650 गोलियां दागी गई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 हो गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से 1,000 से अधिक मरने वालों की संख्या थी और 1200 लोग इसमें घायल हो गए थे। 15 अप्रैल को संपूर्ण पंजाब में मार्शल लॉ लगा करके आतंक का राज्य स्थापित कर दिया था। अमृतसर में कर्फ्यू लग गया था और इसने भी अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा की लहर फैला दी और गांधी जी ने मजबूर होकर के असहयोग आंदोलन का रास्ता अपनाया। इसके बाद हंटर आयोग की रिपोर्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड की चारों ओर आलोचना हुई, यहाँ तक कि चर्चिल ने भी इस हत्याकांड की आलोचना करते हुए ब्रिटिश संसद में इसे एक पैशाचिक कांड करार दिया गया, जिसकी तुलना जॉन ऑफ आर्क को आग में जलाने की घटना से तुलना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। अनेक भारतीय विद्वानों ने और भारत के बड़े लोगों ने, भारत के गणमान्य लोगों ने भी अपने अपने कई प्रकार के अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों को छोड़ दिया गया। भारत में बढ़ते असंतोष को देखकर अंग्रेज सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी का गठन किया और इस हंटर कमेटी ने 25 मार्च 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और साक्ष्यों ने सिद्ध कर दिया कि सेना और पुलिस ने निर्दोष और असहाय लोगों को मारा और अत्यधिक अत्याचार किए। लेकिन उस रिपोर्ट में सरकार को दोषी नहीं ठहराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब में उपद्रव क्रांति का रूप धारण करते जा रहे हैं और जनरल डायर के निर्णय को भूल मात्र बताया गया तो उसे पद से हटा दिया गया। इसलिए इससे भारतीयों के अंदर और भी असंतोष बढ़ता चला गया और भारतीयों के अंदर अंग्रेज विरोधी भावनाओं को तीव्र कर दिया गया तथा गांधी जी के असहयोग आंदोलन का दृष्टिकोण सशक्त होने लगा। 1919 के अधिनियम से भी भारतीयों को निराशा हुई क्योंकि अंग्रेजों ने 1917 में
भारत में सतत उत्तरदायी शासन स्थापित करने का वादा किया था, परंतु 1919 के एक्ट से मात्र प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, सांप्रदायिक प्रणाली का प्रसार किया गया। कांग्रेस ने सुधारों को अपर्याप्त, निराशाजनक और कूटनीतिपूर्ण बताकर इसकी आलोचना की। खिलाफत का मुद्दा। भारतीय मुसलमानों को असहयोग की ओर से ले जाने वाले गांधी जी द्वारा असहयोग का निर्णय लेने में खिलाफत के मुद्दे का महत्वपूर्ण हाथ रहा। मामला यह था कि तुर्की का सुल्तान मुस्लिम जगत में खलीफा भी माना जाता था। दुनिया के सभी मुसलमानों का सम्मान करते थे। हुमायूं के प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की अंग्रेजों के विरुद्ध जर्मनी के साथ हो गया और वही इस वजह से मुसलमानों को अंग्रेजों का साथ देने में कठिनाई हुई, क्योंकि वह खलीफा को के प्रति अपनी धार्मिक निष्ठा रखते थे। और तुर्की की अखंडता एवं अरब और मेसोपोटामिया की पवित्र इस्लामी स्थलों की सुरक्षा की जाएगी। उन्होंने इस कूटनीति का सहारा लेकर के अंग्रेजों ने वादा किया, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा नहीं किया और भारतीय मुसलमानों को तुर्की के साम्राज्य को तोड़ने और तुर्की को अपमानजनक शर्तें मानने के लिए बाध्य कर दिया जाने पर समाचार भारतीयों को मिला और भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंची और भारत के मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन छेड़ने का जो निर्णय है वो गांधी जी ने नवंबर 1919 में खिलाफत के मुद्दे पर सरकार से असहयोग की बात कही। मुस्लिम नेताओं ने भी गांधी जी से कही। सरकार के कड़े रुख से परेशान होकर मुस्लिम नेताओं ने अंततः गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार किया। इस बीच गांधी जी ने कांग्रेस पर भी खिलाफत के मुद्दे, पंजाब घटनाओं तथा स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग का कार्यक्रम अपनाने के लिए दबाव डाला। इस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मई 1920 में एक सभा हुई, जिसमें तय किया गया कि असहयोग आंदोलन के निर्णय के लिए कांग्रेस का एक विरोध अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाए। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इसी दिन तिलक का देहांत हो गया। इसी शोक दिवस भी मनाया गया और आंदोलन शुरू किया गया। लोगों हड़तालें की गई, लोगों ने व्रत रखे, प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। जब सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया तो लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की। उन्होंने प्रस्ताव रखा जिसमें विदेशी उपाधियों के त्याग, विधानमंडलों, न्यायालयों, स्कूलों, कॉलेजों के बहिष्कार तथा कर न अदायगी की बात की गई। इस प्रस्ताव का सी आर दास, मदन मोहन मालवीय तथा एनी बेसेंट ने विरोध किया। प्रस्ताव के पक्ष में 2728 और विरोध में 1855 मत पड़े और इस प्रकार ये प्रस्ताव पास हो गया। कलकत्ता अधिवेशन के बाद गांधी जी ने सारे देश का तेजी से दौरा कर अपनी विचारधारा तथा आंदोलन के बारे में जानकारी दी। लोगों में उत्साह का संचार हुआ और इसी बीच कांग्रेस का दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रतिनिधि शामिल हुए, जो किसी भी अधिवेशन के मुकाबले सबसे अधिक थे। और गांधी जी ने कांग्रेस के लक्ष्य को अब बदलकर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य रखा, जो शांतिपूर्ण और उचित साधनों से प्राप्त किया जा सकता था। ग्राम स्तर की कमेटियां बनाई गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अलावा अब दिन प्रतिदिन का कार्य देखने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति CWC बनाई और इसके साथ गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज्य दिलाने का वायदा भी किया। आंदोलन का कार्यक्रम तय हुआ। कार्यक्रम में सरकार द्वारा प्रदत्त अलंकरणों, पदों, स्थानीय निकायों का त्याग करना, सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों के सम्मान में आयोजित समारोह का बहिष्कार करना, सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों का बहिष्कार करना, वकील, वादी तथा प्रतिवादी द्वारा अंग्रेजी न्यायालयों का सने सने बहिष्कार करना, मेसोपोटामिया के लिए सैनिक, श्रमिक व लिपिक के रूप में भर्ती न होना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाना, परिषदों के चुनाव में न खड़े होना, मतदान का बहिष्कार करना। इन कार्यक्रमों के अलावा गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर भी बल दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। अस्पृश्यता का अंत करना, मद्य निषेध तथा गांव का विकास करना भी शामिल था। आंदोलन की प्रगति होती है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में आंदोलन स्वीकार कर लिया गया और गांधी जी को सारे देश में आंदोलन चलाने की बागडोर सौंप दी। कांग्रेस द्वारा आंदोलन को अपना लेने से आंदोलन में नई ऊर्जा आई और देश के सभी भागों में आंदोलन फैलने लगा। उपाधियों, इस प्रकार लोगों ने आंदोलन में भाग लेते हुए लोगों ने उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया।
रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले ही अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी और अनेक लोगों ने ये उपाधियां त्याग दी थी। सरकारी अदालतों का बहिष्कार था पंचायतों की स्थापना। अब सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया था और पंचायतों की स्थापना कर दी गई थी ताकि पंचायतें मुकदमों में जाने की बजाय पंचायतें बैठ करके अपने झगड़ों को सुलझा सके। शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। सरकारी अर्ध सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार बहुत सफल रहा और जनवरी 1921 में ही हजारों छात्रों ने शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया। शिक्षकों ने भी आंदोलन में भाग लिया और एक अनुमान के अनुसार 90,000 छात्रों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया और अब देश में 800 शिक्षण संस्थान खोले गए और इस कार्यक्रम को भारी सफलता प्राप्त हुई। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और खाद्य का प्रयोग। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार आंदोलन का सबसे सफलतम प्रयोग रहा। इसमें आंदोलन में युवा स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। घर घर जाकर इन युवाओं ने लोगों को विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की प्रेरणा दी और स्वदेशी का अपनाने के लिए इन्होंने जोर दिया। रेलवे स्टेशनों पर लोग विदेशी वस्त्रों की होली जलाते नजर आए। पुरुषों, युवाओं और स्त्रियों ने विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरने दिए। धन संग्रह तथा सदस्यता बढ़ाना। मार्च 1921 में विजयवाड़ा में हुए सम्मेलन में कांग्रेस ने 3 बातों पर बल दिया: धन संग्रह, कांग्रेस की सदस्यता बढ़ाना तथा चरखा वितरण। एक तिलक फंड की स्थापना की गई जिसमें 1 करोड़ की राशि इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया और इसमें भी काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। अकेले बम्बई में भी 37.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे और 1921 के अंत तक इस फंड में 130 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे। ये राशि आंदोलन चलाने के लिए बहुत थी। हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू तथा मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन के समय खिलाफत तथा स्वराज प्राप्ति को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। खिलाफत के तहत मुसलमानों ने फतवा जारी किया कि वे जिहाद छोड़ दें अन्यथा हिजरत कर जाएं। इस पर अनेक मुसलमान विशेषकर सिंध से अफगानिस्तान हिजरत कर गए और वहाँ की सरकार के विरोध के कारण उन्हें वापस आना पड़ा और उन्हें बहुत सारी मुसीबतें भी उठानी पड़ी। सारे देश में हिंदू मुस्लिम की जय का बोलबाला था। चुनावों का बहिष्कार। नवंबर 1920 में 1919 अधिनियम के अंतर्गत सारे देश में नई परिषदों के चुनाव हुए और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। यद्यपि चुनाव में बहिष्कारों का शुरू में अनेक नेताओं ने विरोध किया और ये काफ़ी हद तक सफल रहा। बम्बई में मात्र 8% लोगों ने मतदान किया। लाहौर में 5% ही मतदान रहा और 637 सीटों में से मात्र 6 सीटों पर कोई चुनाव के उम्मीदवार खड़े नहीं हुए। प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार था सरकार की दमनकारी नीति। 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने वाले थे और कांग्रेस ने उसका विरोध करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हम हड़तालों से और काले झंडों से हम उसका स्वागत करेंगे। गांधी जी स्वयं बम्बई में मौजूद थे और वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और 3 दिन तक बम्बई में अफरा तफरी रही। दंगे फसाद हो गए थे। दंगों में पारसी, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर हमले किए गए और इसमें 59 लोग मारे गए। गांधी जी को गहरा आघात लगा। उन्होंने 3 दिन का उपवास रखा और कहा कि स्वराज्य की गंध से नथुने फटने लगे हैं, परंतु फिर भी वेल्स का देश के सभी स्थानों पर बहिष्कार किया गया। अहमदाबाद अधिवेशन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ दिसंबर 1921 में और इस अधिवेशन में एकमात्र गांधी जी को अधिकार दिया गया कि वे जन सविनय अवज्ञा के लिए निर्णय लेंगे और इसी बीच जनवरी 1922 में सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया जिसमें सरकार से दमनकारी नीति त्यागने के लिए कहा गया। गांधी जी स्वयं पत्र लिखकर वायसराय से नागरिक स्वतंत्रता से प्रतिबंध हटाने तथा राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग कर रहे थे और इसका कोई असर नहीं पड़ा। मजबूर होकर गांधी जी ने गुजरात के सूरत जिले में बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो पूरे देश में अनुशासन बरता गया। परंतु आंदोलन शुरू करने से पहले ही चोरा चोरी की घटना घट गई जिसकी वजह से आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। सहयोगी आंदोलन। देश के विभिन्न भागों में और भी कई प्रकार के आंदोलन हुए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। असम में चाय बागानों ने आंदोलन किया। आसाम में बंगाल रेलवे में रेलवे कर्मचारियों ने हड़तालें कर दी और आंध्र प्रदेश में वन कानूनों के विरुद्ध भी आंदोलन हुए। पंजाब में गुरुद्वारों के महंतों के विरुद्ध आंदोलन हुए और अनेक प्रकार के लोगों ने सरकार के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया और धीरे धीरे यह सांप्रदायिकता का रूप धारण करेगा जिसमें हिंदुओं को लूटा, मारा गया और जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। फिर असहयोग आंदोलन का समापन हुआ
आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर कांग्रेस तथा खिलाफत समिति का एक किसान जुलूस भगवान अहीर के नेतृत्व में निकाला जा रहा था। जुलूस में लगभग 3000 लोग शामिल थे। कुछ पुलिसकर्मियों ने जुलूस के साथ दुर्व्यवहार किया और कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने इस पर गोलियां चला दी। उत्तेजित होकर के भीड़ ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। स्थिति को बेकाबू देखकर पुलिस थाने में जा घुसे और भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी को इस घटना से बड़ा आघात लगा और उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। 12 फरवरी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बारदोली में हुई, जिसमें गांधी जी ने चोरा चोरी की घटना के आधार पर आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे पारित कर दिया गया। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया। उधर सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार आंदोलन का अंत हो गया। आंदोलन के स्थगन पर काफ़ी प्रकार की प्रतिक्रिया आई। महात्मा गांधी ने जिस प्रकार एकदम से आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, उसका व्यापक विरोध हुआ। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं ने को स्थगन पर आश्चर्य हुआ। इस पर मोतीलाल नेहरू तथा लाला लाजपत राय ने जेल से गांधी जी को पत्र लिखे। उन्होंने गांधी जी को किसी एक स्थान के पाप का दंड सारे देश को देने पर आड़े हाथों लिया। सुभाष चंद्र बोस ने तीखी आलोचना करते हुए लिखा, ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा पर था, वापस लौटाने का आदेश देना एक राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। सी.आर. दास ने भी गांधी जी पर आरोप लगा कि अभियान के चरम सीमा पर पहुंचकर उनकी हिम्मत टूट जाती है और वे लड़खड़ाने लग जाते हैं। अतः नेहरू ने भी स्वीकार किया कि सरकार हिंसा का प्रयोग कर सकती थी तथा आतंक का राज्य स्थापित कर सकती थी। आंदोलन का मूल्यांकन है, आंदोलन की आलोचना ही हुई, स्वराज्य की प्राप्ति न हुई, क्योंकि एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का वचन न केवल अविवेकपूर्ण था बल्कि बचकाना भी था और इसकी आलोचना भी की गई। खिलाफत को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना भयंकर भूल थी। कुछ आलोचकों ने इस बात की भी आलोचना की, उन्होंने खिलाफत आंदोलन जैसे धार्मिक मसले को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। ये एक जिसे रणनीति से नहीं जोड़ना चाहिए था और इसके कारण भी राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ गया। बहिष्कार की नीति असफल होना। सरकार ने, कांग्रेस ने और नेताओं ने जो बहिष्कार की नीति अपनाई थी, जो उपाधियों और अवैतनिक पदों को त्याग दिया था, ये सफल नहीं हो पाई थी। सभी जगह पर चुनाव हुए और उल्टे अंग्रेजों के समर्थक अवसरवादी तथा स्वार्थी तत्वों को परिषदों में पहुंचने का अवसर मिल गया था और कम वकीलों ने ही अदालत का बहिष्कार किया था। आंदोलन का स्थगन वर्गीय हितों की सुरक्षा के लिए। आंदोलन का जो स्थगन था, रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे नामक पुस्तक में गांधी जी द्वारा आंदोलन के स्थगन की कटु आलोचना की और उनका कहना था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय मात्र चोरा चोरी की हिंसक घटना के कारण नहीं लिया, बल्कि गांधी जी अनुभव करने लगे थे कि भारतीय जनता लड़ाकू संघर्ष के लिए तैयार हो रही थी। इससे आंदोलन की बागडोर इन ताकतों के हाथों में जाने का खतरा था और इसलिए आंदोलन की स्थापना की। आंदोलन की देन या महत्व। आंदोलन का क्या महत्व रहा, अब हम ये देखेंगे। प्रथम जन आंदोलन। भारतीयों के लिए ये प्रथम जन आंदोलन था। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें पूरे देश के सभी वर्गों ने मिलकर, शिल्पकारों, दुकानदारों, किसान, मजदूर, शिक्षक, व्यापारी, विद्यार्थी, सब ने इसमें भाग लिया। अब जो कांग्रेस पहले बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित थी, अब वह गांव तक पहुंच चुकी थी। देश में आत्मनिर्भरता तथा ऊर्जा का संचार। देश में अंग्रेजी स्कूलों को कॉलेजों का त्याग करके राष्ट्रीय स्कूल बने, देश में पंचायतें बनी थी और आत्मनिर्भरता आई थी। देश में, देशवासियों में, निराश देशवासियों में अब ऊर्जा का संचार होने लगा था। राष्ट्रीय एकता की स्थापना। पूरे हिंदू मुस्लिम इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता इतनी चरम पर आई हो और ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। कुछ नेताओं ने तो इसे राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए भी इसे जरूरी बताया। पूरे देश में हिंदू मुसलमान एकता की जय जयकार होने लगी थी। आंदोलन का स्थगन राष्ट्रीय हित में था, क्योंकि राष्ट्रीय हित में इसलिए था क्योंकि इसमें हिंसा का प्रवेश हो गया था। तो हिंसा का बहाना बनाकर सरकार आंदोलन का प्रति हिंसा से दमन भी कर सकती थी। लोगों का मनोबल टूट सकता था, परंतु आंदोलन को, और फिर उसके बाद आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता था। गांधी जी ने दूरदर्शिता से काम लेते हुए ऐसा होने से बचा लिया। ब्रिटिश सरकार का परेशान होना। जब देश के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया और पूरे देश में
जंगल की आग की तरह यह आंदोलन फैल गया था तो ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई थी, सरकार बदनाम हो गई थी। विभिन्न प्रांतों में अहिंसात्मक आंदोलन, विभिन्न प्रांतों में यह आंदोलन, पंजाब में गुरुद्वारा आंदोलन, संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलन, आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह, राजस्थान में आदिवासियों का आंदोलन, ये बहुत सारे आंदोलन और भी चले जो कि अहिंसात्मक रूप से चले थे। रचनात्मक कार्यक्रम, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय सकारात्मक कार्यक्रमों पर भी बल दिया, जैसे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, खादी तथा चरखे का प्रयोग, हरिजन उद्धार, अस्पृश्यता का अंत, ग्राम उत्थान आदि थे। और अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किए जो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। यदि इसका निष्कर्ष निकालें असहयोग आंदोलन का, तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया मोड़ था। गांधी जी ने अपने अहिंसात्मक सत्याग्रह के तरीके से देश की सारी जनता को आंदोलन में खींचने में सफलता प्राप्त की। यद्यपि आंदोलन के स्थगित करने पर गांधी जी की तीव्र आलोचना की गई, तथापि आंदोलन की उपलब्धियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गांधी जी के कट्टर आलोचक सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन के संबंध में लिखा है कि 1921 के वर्ष ने निसंदेह एक सुव्यवस्थित दलीय संगठन प्रदान किया। इससे पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल और मुख्यतः बात करने वाली संस्था थी। महात्मा गांधी जी ने इसे नया विधान और देशव्यापी बना दिया था। धन्यवाद।